जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तक कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। पर्यावरण और हम क्लास 5 इसका वीरा उठाए हैं कि पहले इस पुस्तक को खत्म करें, उसके बाद ही कुछ दूसरा को देखेंगे, ठीक ना। तो आइए अध्याय 13 यानी 13, ठीक ना। अध्याय 13 को हम लेके चलने वाले हैं, पानी और हम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक ना। तो पानी और हम, चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग ये शुरू कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक बच्चों को पानी के बारे में पढ़ा रहे थे। दूसरी बात ये भी मैं बता दूं आपको गुरुजी लोग कि अगर मान लीजिए कि ये पर्यावरण और हम, ये जो क्लास 5 का जो बुक है, इसका टोटल का अगर पूरे बुक का PDF हम आपको मात्र 30 रुपये में देंगे, ठीक ना। और आपको अगर विश्वास होगा तो 72,099 और 45,643, ठीक ना। 72,099 45,643 पे आप व्हाट्सअप कीजिए, ठीक ना। 30 रुपये जो हमको सेंड कर दीजिएगा ना, तो 2 स्टेप। पहला स्टेप ये, अगर हम पे विश्वास होगा, ठीक ना, तो आपको चैप्टर वाइज भेजेंगे। अगर विश्वास नहीं होगा तो पूरे चैप्टर का वीडियो अपलोड हो जाएगा ना PDF के थ्रू, तब आपको टोटल पुस्तक का आपको PDF दे देंगे। अगर हम पे विश्वास होगा तो एक चैप्टर जो बताएंगे हम वीडियो में, उसी का आपका PDF आपको दे दिया जाएगा, फिर बताएंगे उसे दे देंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको भी बोझिल नहीं होगा, है ना, बर्डन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। चैप्टर वाइज करके एक बार आप वीडियो देख लिए, दूसरी बार आप नोट्स पढ़ लिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। और नहीं तो एक बार पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद मिलेगा तो आप सोच लीजिएगा कि 30 रुपया मतलब क्या बड़ी कोई बात नहीं है। ओके, चलिए तो फिलहाल आइए पानी और हम के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक बच्चों को क्या कर रहे थे, पानी के बारे में पढ़ा रहे थे। उन्होंने बच्चों से पूछा कि उनके घर में दैनिक जीवन के इस्तेमाल के लिए पानी कहाँ से आता है। सभी बच्चे से पूछे कि बच्चों बताओ, तेरे घर में पानी कहाँ से आता है बे, है ना। बाबू बताओ पानी कहाँ से आता है तेरे घर में, ठीक ना। सभी बच्चे से पूछे कहाँ से आता पानी, सुनिए बच्चों की अपनी जुबानी। अब देखिए बच्चा अपना अपना तर्क दिया कि हाँ जी मेरे घर में चापाकल से आता है। तरह तरह के अपना बताया होगा। लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लाइन में लगा हुआ है लोग। एक यहाँ पे आपका पानी का स्रोत है, टोटी है। यहाँ पे देख रहे हैं कि पुराने तरीका से कुआं से पानी निकाला जा रहा है। छुटिया पानी निकाल करके आ रही है। आई छोटुआ कुत्ता को खेद रहा है क्या बे, कि ये भी पानी ढो करके आ रहा है। और इधर देख रहे हैं ये झरना टाइप के बनाया हुआ है और उससे पानी आ रहा है। अर्थात ये 3 तरह के यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए बच्चा सब क्या क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है क्या कि हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार नल में पानी आता है। ये जो नल है इसमें दिन भर में 2 बार पानी आता है। 2 बार नल में पानी आता है। पानी के लिए सार्वजनिक नल पर लंबी लाइन लगती है और कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं। हाँ, तब जाहिर सी बात है जब इस तरह से होगा, कोई डिब्बा बीच में ढुका देता होगा, बवाल हो जाता होगा। हम कुएं से पानी भरते थे। पास के कुएं 1 साल पहले सूख गए थे, अब काफी दूर चलकर जाना पड़ता है। अब ये कुएं से, ये बच्चिया करे कि हम कुएं से ही भरते थे, लेकिन कुआं मेरा सूख गया तो तनका दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। हमारे यहाँ तो दिन भर पानी आता है। लीजिए, तो इनको तो बल्ले बल्ले है ना। आइए देखते हैं आगे। बच्चा सब अपना अपना बताया कि हाँ हम पानी कहाँ से लाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं रामू है, अकरम है और सलमा है। रामू तो चापाकल को एकदम चाँप रहा है और उसके बाद पानी निकाल रहा है। अकरम को तो ये तो टंकी में क्या तो भर रहा है। और इधर तो हो सलमा को तो बड़ा दिक्कत है, बड़ी दूर से पानी भर के ला रही है। ये बोल रहे रामू कि मेरे यहाँ हैंड पंप लगा है लेकिन उसका पानी काफ़ी खारा है। अब देखिए तो दिक्कत तो ये है, हैंड पंप है लेकिन पानी खारा है। खारा मतलब कि नमकीन है, लेकिन उसका पानी काफ़ी खारा है। कपड़े साफ नहीं होते हैं फिर भी हम पीते हैं, और खारा पानी से कपड़ा साफ नहीं होता है। आ गया एक तर्क छोटा सा, ठीक है ना। और खारा पानी को पीना भी मतलब कि नहीं पिया नहीं जा सकता है ना। मेरे यहाँ दिन में आधे घंटे के लिए पानी आता है। लीजिए ना, आधे घंटा के लिए ही आता है। हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भर कर रखते हैं, तो आधा घंटा के लिए आता है। तो ये देख लीजिए, ये छोटुआ है, ये छोटुआ कैसे कैसे तो पूरा पसनायल है का, तो पूरा पसनायल बड़का बड़का आँख करके अपना पानी भर रहा है बेचारा। आधा घंटा के लिए आया है, अपना भर ले रहा है डाबा डूबी।
हम नहर से पानी भर कर आते हैं। ये मुनिया जो है, सलमा जो है, सलमान अपना नहर से पानी भर करके ला रही है। अर्थात ये जितना भी दृश्य देख करके बस एक ही मायने में बात आ रहा है कि हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसी मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ सकता है। और इस बात को बच्चे को समझाना है। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग मयंक और मैरी के यहाँ जिस तरह से पानी आता है उसमें क्या अंतर है लिखिए। क्या कभी मैरी को भी मयंक की तरह लंबी लाइन में खड़े होकर पानी लेना और उसके लिए झगड़ा करना पड़ सकता है? चर्चा करें हम पानी का उपयोग किन किन कार्यों के लिए करते हैं। तो नहाने धोने के लिए, कपड़ा साफ करने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए। देखिए, पानी की उपयोगिता के संबंध में कक्षा में बड़ी जोरों से चर्चा चल रही थी। सभी अपने अपने अनुभव बांट रहे थे, सभी अपना अपना अनुभव क्या कर रहे थे, बांट रहे थे। पूरा जोरों शोरों पर चर्चा था पानी के विषय में। जया बोली पानी नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, वाटर इज लाइफ है, जल ही जीवन है। राहुल बोला पानी नहीं होगा तो खेत सूख जाएंगे, फसल नहीं हो पाएगी। टीना बोली अबे पर राहुल पानी ज्यादा होना भी तो ठीक नहीं है। अब राहुल बोला वो कैसे बे? टीना बोली एक बार मेरे गांव में बाढ़ आ गई थी। लीजिए ना, एक बार मेरे गांव में बाढ़ आ गई थी। कई दिन तक बारिश होती रही और नदी का पानी भी गांव में आ गया था, जिसके कारण चारों तरफ पानी ही पानी। जिन लोगों के कच्चे घर थे वे ढह गए थे और बहुत से लोग पानी में बह गए थे। मेरा घर पक्का था और ऊंचाई पर मैं चढ़ गई थी, ठीक ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक बाढ़ का देश दिया हुआ है। मरैया उधर को नहीं डूबल है, न कोई छुटुआ कोई व्यक्ति है ना, वो अपना अटैची फटैची लेकर के आ रहा है। लोग है तो बल्ले बल्ले छत पर से देख रहा है, मजा ले रहा है ना। तो प्रकृति आपदा आता है तो कुछ उसमें लोगों को मजा आता है, कुछ लोगों को तो सजा तो होता ही है ना। अब जैसे मान लीजिए टीना बोल रही है कि हमारा तो ऊंचा, हमारा तो पक्का मकान था, कोनो झंझट नहीं हुआ। बाकी लोग का जो कच्चा मकान था सब ढह हो गया। पक्का था तो नहीं ढहा था, इसलिए सिर्फ नीचे की मंजिल में पानी भरा था। मेरे मम्मी पापा जैसे तैसे मुझे और मेरे भाई को ऊपर की मंजिल पर ले गए। टीना के पापा मम्मी छठुआ छुटिया के सबके ऊपर किसी तरह से ले गए। 2 दिन तक हमें कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला था। धीरे धीरे जब पानी कम होने लगा तो लोगों ने हमारी मदद की, हम तक के खाना पहुंचाया और हमें वहां से निकालकर राहत शिविर में रखा, ठीक ना। जया बोली बाढ़ आती कैसे है? शिक्षक देखो, छोटी छोटी नदियों का जल बड़ी नदियों में जाके मिलता है। छोटी छोटी नदी के जल क्या होता है, बड़ी नदी में जाके जाता है। बड़ी नदियों का पानी सामान्यतः बहकर समुद्र में जाता है और बड़ी नदी का पानी समुद्र में जाता है, लेकिन कभी कभी नदी में अत्यधिक पानी आ जाता है और वह किनारों को तोड़कर या फांद कर चारों ओर फैल जाता है। खेत खलिहान जलमग्न हो जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, बाढ़ आता है। ये है एक बाढ़ का दृश्य, जलमग्न घर, खेत खलिहान एवं रेल की पटरियां। खेत खलिहान ये पूरा जलमग्न है, इधर भी देख रहे हैं, और पटरी भी पानी से क्या हो गया है, पूरा जल पानी पानी हो गया है। बताइए क्या आपने कभी अपने आसपास ऐसा दृश्य देखा है, अनुभव किया है? भैया बहुत देखे हैं। 18 अगस्त 2008 को काली अंधेरी रात थी, याद रखिएगा। 18 अगस्त 2008 को 18 अगस्त 2008 को काली अंधेरी रात थी। पूरे उत्तर बिहार और नेपाल की तराई 2-3 दिनों से बारिश हो रही थी। सभी लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे। अचानक शोर हुआ, सब लोग सोया हुआ था। अचानक एक बड़ा हो हल्ला पूरा शुरू हो गया, च्यों प्यों चालू हो गया। बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। सभी लोग चीखने चिल्लाने लगे। कुछ लोग भागकर ऊंची जगह तलाशने लगे तो कुछ ने घर के छतों और छपरों पर क्या किया, अपना ठिकाना बना लिया। वृक्ष पर चढ़कर भी लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। बाढ़ का पानी बढ़ता गया और गांव के गांव जलमग्न होते चले गए। गांव के गांव जलमग्न हो गए। यहाँ पे देख रहे हैं सुरक्षित स्थान की तलाश में, यहाँ पे लोग देख रहे हैं ना, ऊंचे स्थान पर पूरा भर गया है। ऐसा लग रहा है एकदम गजब का भरा है। उत्तर बिहार के पूरे इलाके में जान माल और संपत्ति का काफी नुकसान हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है हर साल बाढ़ से ग्रसित रहता है, तो बाढ़ बिहार का वो उत्तरी क्षेत्र है, ठीक ना, जो बाढ़ से हमेशा क्या रहता है, ग्रसित रहता है। 500 से अधिक लोग काल के गाल में समा गए। 2,36,632 हेक्टेयर में खड़ी फसलें नष्ट हो गई। 3 लाख से ज्यादा घर गिर गए। लाखों लोगों को स्कूल, बड़े मकान एवं तटस्थ पर शरण लेना पड़ा। तो ये होता है बाढ़ का
ये होता है बाढ़ का क्या? तांडव। तांडव यानी जल का तांडव। यहां पे आप देख रहे होंगे चचा जी छत्ता ले करके, आई बचवा है छत्ता लेके भैंसिया के हाँक रहे हैं। भैंसिया अपना तैर रही है, चाचा जी के कमर तक पानी है, आई बचवा नहा रहा है शायद। और ये क्या कर रहा है? अच्छा ये तो छोटुआ अपना बड़ा का भैया के कान पर धा करके मोटरी झोटरी लेकर के जा रहा है। लो वो बड़ा क्या बोलते हैं इसको, बड़ा गजब का दृश्य है। बाढ़ में घिरे लोग काफी संकट में थे। लोग सहायता की पुकार करने लगे। पानी कम होने पर टेंट, कपड़े, दवाइयां और खाने की सामग्री सहायता के रूप में आने लगी। देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों ने मदद की। छीना झपटी भी खूब हुई। हो छीना झपटी होने लगा। खान पान दवाई वाई जो आया, लोग छीना झपटी करने लगा। ये तो समस्या है। उसी में किसी को मिलेगा, जो लजाने वाले होंगे वो पिछुआ जाएंगे, जो मूर्ख वतन का खचरा टाइप के होगा वो ज़्यादा लूट लेगा। अब देखिए ये था बाढ़। बताइए अब बाढ़ आने से इन चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है? मकान, कच्चा मकान ढह जाता है। पेयजल भी समझ लीजिए कि दूषित होता है। पेयजल भी पीने का समस्या। पेयजल मतलब कि पीने का जल, ठीक ना। संचार के साधन ठप, यातायात ठप, बिजली ठप, मवेशी को चारा नहीं, मछुआरा को गर्दा है। मछुआरा को तो फायदा है, मछुआरा मछली मारता है। फसलें बर्बाद हो जाती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां आती हैं, सांप काटने का भी घटना ज़्यादा होता है, ठीक ना। जीव जंतु भी मारे जाते हैं, दह जाते हैं, बह जाते हैं। तो बाढ़ से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। ओके, तो इस चैप्टर में आपका पानी के तांडव के बारे में आपको जानना था, ठीक ना। अब कह रहे की तरह सोचिए कि पृथ्वी पर अथाह जल राशि के बावजूद इसकी बहुत कम मात्रा ही हमारे उपयोग के लायक है, ठीक ना। परियोजना कार्य आप अखबार में से बाढ़ से संबंधित चित्र सहित खबरों को एकत्रित करके चलिए। तो ये सब फिलहाल अगला बात है। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर को। 3 चैप्टर को खत्म करेंगे आज की इस वीडियो में। अगला अध्याय है अध्याय 14, सूरज एक काम अनेक। ये सूरज है, सूरज तो एक ही है और काम क्या है? अनेक है। अनेक। देखिए आज दीपावली के गांव खुटकट में, दीपावली लड़कियां है, लड़कियां के गांव में खुटकट में चहल पहल है। काहेला चहल पहल है? तो ग्राम पंचायत की ओर से गांव की गलियों के विभिन्न मोड़ों पर लोहे के खंभे गाड़े जा रहे हो तेरी, इसलिए दीपावली के गांव में चहल पहल है। खंभा लोहा के गड़ा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ होगा। लोहे की चादरें से चिपकी बड़ी बड़ी शीशे की पटिया खंभे पर लगाई जा रही। अच्छा ये भी बात है। दीपावली के गांव में तो लग रहा है बुढ़ऊ हवन खंभा लगा हुई आता, ये वो है चपटल लगा रहे हैं। अब देखिए तो क्यों नहीं खुशी होगा जी। उसी से बल्बों को भी जोड़ा गया है। अब बल्ब को भी लेकर के क्या किया गया है? जोड़ा गया है। बल्ब भी लेकर के यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि अब रात के अंधेरे में बिना बिजली के भी गलियों में रोशनी रहेगी। अब देखिए खुश है सब। कह रहे कि बताइए खंभों पर लगाई जाने वाली पट्टियों से क्या होने वाला है? अरे तो भैया लाइट बढ़ेगा, लाइट। दीपाली दौड़ती हुई अपने बाबूजी के पास गई और पूछा खंभे पर क्या लग रहा है? बाबूजी ने बताया जो पटिया लग रही है उन्हें सौर पटिया कहते हैं, सौर पटिका कहते हैं, ठीक ना। जो पटिका लग रही है उसे क्या कहते हैं? सौर पटिका कहते हैं। ये सौर पटिका क्या होती है? ये सौर पटिका क्या होती है? बाबूजी बोले देखो यह तो ठीक से मुझे भी नहीं पता, लेकिन इस पर दिन में सूरज की रोशनी पड़ती है ना तो रात को इससे लगा हुआ बल्ब जल उठता है। अब बाबूजी को पता नहीं था तो बस इतना कहे कि देखो दीपाली
होता ये है ना कि दिन में सूरज का प्रकाश इस पे पड़ता है ना, तो रात में ये क्या होता है कि इससे बल्ब जलता है। दीपावली वाले दिन में सूरज हमारे कितने काम आता है, और अब रात को भी, अरे बाप, दिन में भी काम आता है, अब रात में भी काम आएगा। अच्छा, आली खुशी से झूमते हुए सबको बता रही थी कि रात को सौर पट्टिका से बल्ब जलेगा, रात को सौर पट्टिका से बल्ब जलेगा। तभी हबीब चाचा ने उससे बुलाया, ए दीपाली आजा इधर आ। अपने घर की छत पर ले गए और दीपाली को बुलाए हबीब चाचा और कहे कि चलो तो दीपाली तोरा हम अपना छत पर घुमाए। छत पर एक चौकोर डिब्बा रखा था, यही डिब्बा था छतवा पर, चौकोर डिब्बा रखा हुआ था जो अंदर से काला था, अंदर से काला था, देख रहे ना, अंदर काला है, और उसके ढक्कन पर शीशा लगा हुआ था। शीशे से प्रकाश डिब्बे के काले हिस्से की तरफ पड़ रही थी। देख रहे हैं कि यह एक काला हिस्से की तरफ शीशे पर पड़ रही है, इस पर प्रकाश पड़ रहा था और ये शीशा के माध्यम से ये अंदर आ रहा था। अच्छा भला यह क्या है? दीपाली ने पूछा कि हबीब चाचा, अरे ये क्या है? हबीब चाचा ने बताया कि यह एक सौर कुकर है। ये क्या है? सौर कुकर है। इससे हमारे घर में रोज दाल चावल बनता है। सूरज के ताप से इसमें खाना पक जाता है। अच्छा, अभी उधर हम देखें कि मतलब कि दिन में लाइट पड़ेगा तो रात में बल्ब जलेगा, और फिर इधर की ओर मतलब कि इसमें खाना भी पकेगा। गजब। दीपाली पर यहाँ तो सूरज का प्रकाश ही पड़ रहा है। तो हबीब चाचा बोले, देखो सूरज का प्रकाश तो है ही, मगर ताप से ही तो खाना पकेगा ना, ताप तो मिल रहा है ना। सूरज के ताप और प्रकाश में तो बहुत शक्ति है ना चाचा जी। दीपाली ने पूछा। हबीब चाचा, हाँ बेटा, सूरज की इस शक्ति को हम कई तरह से प्रयोग में लाते हैं। इसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। सौर ऊर्जा कहा जाता है, अर्थात सूर्य का ऊर्जा है वो, जो कि बल्ब जला दे रहा है और जो कि आपका खाना पका दे रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सौर ऊर्जा जो है उसमें जो लगा हुआ था, तो सौर ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित हो रहा था? तो वो हो रहा था प्रकाश ऊर्जा में, जो बत्तियां लग रहा था। दीपाली को अब एक नया शब्द मिल गया, ऊर्जा। सूरज की ताप ऊर्जा और सूरज की प्रकाश ऊर्जा। कहते हुए वो अपने घर की तरफ चल दी कि सूरज की ताप ऊर्जा, ऐसे कैसे ऊर्जा? सूरज की गर्मी ऊर्जा, सूरज की प्रकाश ऊर्जा, अरे ये क्या है? अब देखिए, तो दीपाली अपना दम ये सब रट लगाते चली दी कि सूरज के ताप में ऊर्जा। घर पहुंचकर बाबूजी को सौर कुकर के बारे में बताया। बाबूजी बोले, क्यों ना हमारे घर में भी ऐसा कुकर लाया जाए। बाबूजी कहे कि तक ऐसा तो दाल भात बन जाता है, ले जाके खाली रख दीजिए और दाल भात उसमें बन जाता है। हाँ ध्यान रखिएगा, उसमें तलने वाला चीज़ नहीं होता है। जो भी मतलब कि तलने वाला के अलावा अगर कोई भी खाद्य सामग्री है तो उसमें क्या हो सकता है बनाया, जैसे दाल भात, आलू को भी जो भी होता है 3-4 बर्तन होता है, उसमें लेकर के रख दीजिए सूरज के प्रकाश में। अगर सूरज का रोशनी टाइट है, मतलब कि ज़्यादा है, तो 1-2 घंटा में आराम से अपना बस दूसरा काम करते रहिए, खाना उधर बन जाएगा, ठीक ना। तो बहुत अच्छा है। दीपाली ने हबीब चाचा के यहाँ देखा कि सौर कुकर की दीवारें और पेंदी काले रंग से पुती होती है। इसका ऊपरी ढक्कन पारदर्शी कांच का होता है। उसमें लगा दर्पण प्रकाश की किरणों को अंदर रखी खाने की चीज़ों पर डालता है। इससे अंदर रखे एल्यूमिनियम के डिब्बों में रखा खाना, याद रखिएगा वो कैसा बर्तन होता है, एल्यूमिनियम का रहता है, जिसमें सामग्री को रख के पकाया जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि दीवारों और पेंदी को काला क्यों किया हुआ है। तो आइए अब एक नया टॉपिक यहाँ से मिल गया कि दीवार को और वो जो सौर कुकर था उसके दीवार को काला क्यों किया गया था। आइए कुछ करके देखें। एक समान स्टील या एल्यूमिनियम की प्लेट लीजिए। एक को सफ़ेद
रंग के कागज से व दूसरे को काले रंग के कागज से ढक दीजिए। अब धूप में 10 मिनट के दोनों को रख दीजिए। 10 मिनट के बाद देखिए कि कौन सी प्लेट ज़्यादा गर्म हुई है। सफ़ेद कागज की जगह और भी रंग के कागज को लेकर भी प्रयोग को दोहराइए। तो याद रखिएगा, काला जो चीज़ होता है ना, उस सूर्य के ऊष्मा को यानी ऊर्जा को ऊर्जा नहीं, ऊष्मा को क्या करता है कि अवशोषित करता है। अवशोषित मतलब ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है, ठीक ना। और सफ़ेद जो होता है ना, वो रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित कर देता है, उसको लौटा देता है। ओके, तो इसीलिए वो जो सौर कुकर लगा हुआ था तो उसमें काला से इसलिए उसको पेंट किया गया था कि काला जो है उसको क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व जब करेगा तो वो गर्म हो जाएगा। गर्मी के दिनों में काला कपड़ा पहनने से लोग क्या करता है, मना करता है, सूती वस्त्र पहनने के लिए कहता है, ठीक ना। तो ये सब इसका तर्क होता है। ओके, ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियां भी चार्ज की जाती है। मोटर गाड़ियाँ चलाई जा रही है। कृत्रिम उपग्रह में भी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब तो रेलगाड़ी चलाने पर भी विचार किया जा रहा है। देखिए, जो सैटेलाइट होता है, जो नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है, उसमें भी ऊर्जा का साधन के रूप में सौर प्लेट ही लगा रहता है। उस सौर प्लेट से ही क्या होता है कि जो बैटरी लगा रहता है उसको मिलता है, वो अपना काम करते रहता है, ठीक ना। और मोटर गाड़ियाँ भी चलाई जा रही है। कृत्रिम उपग्रह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। अब तो रेलगाड़ी भी चलाने के लिए इस पर विचार किया जा रहा है, ठीक ना। तो ये मतलब समझ लीजिए कि आने वाले समय में ऊर्जा का यह एक साधन बनने जा रहा है। परियोजना का अगला चैप्टर है हमारा जंगल, अध्याय 15। 20 चैप्टर है, 21 को 15वां चैप्टर खत्म होने रहा है। एक दो वीडियो और आएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। कल हम वाल्मीकि अभयारण्य जाएंगे। कल हम वाल्मीकि अभयारण्य जाएंगे। इसके लिए गुरुजी ने हमें कुछ तैयारियां करने को कहा है। स्कूल से बच्चा घूमने जा रहा है। कहाँ जा रहा है? वाल्मीकि नगर घूमने जा रहा है। हम सब ने खाने की सामग्री, झोला, पेंसिल, खाली कागज, रबर, कैंची, रस्सी, रुई, डिटोल आदि की सूची बना ली है। क्या क्या लेके जाना है? तो लेके जाना है खाने की सामग्री, झोला, पेंसिल, खाली कागज, रबर, कैंची, रस्सी, रुई, डिटॉल, ये सब मतलब कि सब मतलब तैयारी के साथ जाना है घूमने वाल्मीकि नगर। सभी को अलग अलग सामान लाने की जिम्मेवारी दी गई है। सभी बच्चे कहाँ घूमने जाने वाले हैं? तो सभी बच्चे वाल्मीकि नगर घूमने जा रहे हैं। उसके लिए उन्होंने क्या क्या तैयारी की है? तो उन्होंने अपने सब सामग्री ले ली है जो जो जरूरत पड़ेगा। अगले दिन सवेरे जल्दी ही हम अभयारण्य के लिए रवाना हो गए हैं। सभी ने बस में बहुत मजे किए। बस में गुरु जी ने बताया कि हम सब अभी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो एक वन्य जीव अभयारण्य है, याद रखिएगा, जो वाल्मीकि नगर, जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, ये क्या है? एक वन्य जीव अभयारण्य है। देखने जा रहे हैं। यहाँ मुख्य रूप से बाघ का संरक्षण यानी टाइगर रिजर्व किया गया है, ठीक ना। बाघ टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि नगर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो टाइगर रिजर्व है, बाघ के लिए सुरक्षित है। अभयारण्य जंगल का वह हिस्सा है जहां जंगली जानवर बिना किसी खतरे के खुले घूम सकते हैं। हम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हुए इसकी सैर भी कर सकते हैं। आप उसको बिना नुकसान किए ही आप क्या कर सकते हैं? सैर भी कर सकते हैं। ये है आपका टाइगर यानी बाघ। अभयारण्य पहुंचकर गुरुजी ने हम सभी को गंदगी नहीं फैलाने तथा जानवरों को परेशान नहीं करने के बारे में समझाया। इसके बाद हम सभी छोटी छोटी गाड़ियों में बैठकर अभयारण्य घूमने चल दिए। अब देखिए, निकले हमने साल। अब देखिए बचवा सब क्या क्या देखा? साल, शीशम, साल यानी सखुआ, शीशम, खैर यानी कत्था, सेमल, जामुन आदि के पेड़ देखे। अचानक गाड़ी रुक गई। हमने देखा कि बहुत सारे हिरन एक साथ पानी पी रहे थे। गाड़ी रुक गई और रुक करके बच्चा देखने लगा तो देखा कि अरे तेरी की गजब, ये सब तो पानी पी रहा हिरन, पानी पी रहा था। सबको बहुत अच्छा लगा। कुछ बच्चों ने तो उनकी तस्वीर भी क्लिक तस्वीर भी खींच ली। अचानक हिरनों के झुंड में हलचल हो गई। क्लिक की आवाज सुनी होगी, हिरन सब एकदम तितर बितर हो गई। गाड़ी के ड्राइवर ने हमें शांत रहने का इशारा किया। गाड़ी के शांत रहो, शांत रहने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद नजारा तो आश्चर्यचकित करने वाला था। हमने देखा कि झाड़ियों में से अचानक एक शेर निकला।
हम सभी भौचक्के रह गए। हिरणों का झुंड भी कुछ घबराया सा था और वे इधर उधर भागने लगे। तो बचवा के हल्ला करने से नहीं ना, शेरवा के आने से वो सब भागने लगा ना। ड्राइवर ने बताया कि इस अभयारण्य में कभी कभार ही ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है कि हिरन पानी पी रही है और शेर आहिस्ता आहिस्ता शिकार करने के लिए आ रहा है। क्योंकि यहाँ बाघों की संख्या बहुत कम रह गई है, थोड़ी देर बाद हम वहाँ से आगे बढ़े और जंगल में एक ऐसी जगह जाकर रुके जहाँ खुला एकदम मैदान था। वहीं बैठकर गुरुजी ने से बातें करने लगे। हमने उनसे जंगल के बारे में बहुत कुछ जाना। गुरुजी यहाँ बैठे हैं, चश्मा लगाए हैं और बचवा सब आहा सब बैठल है, सब खूब बढ़िया से। और उसके बाद गुरुजी से पूछ रहा है, वो बरगद के पेड़ तक झूला झूला जा रहा है का, तो तितलियाँ पकड़ने के चक्कर में लगा हुआ है ना। पेड़ पौधों की पत्तियां फूल इकट्ठा की और गुरुजी से उनके बारे में प्रश्न पूछकर उनके बारे में जाना। लौटते समय भी हमने बहुत सारे जानवर देखे, जैसे बंदर, खरगोश, सांप, लोमड़ी, अजगर। देखे अगले दिन कक्षा में जो बच्चे अभयारण्य घूमने के लिए नहीं जा पाए थे उनमें क्या क्या हुआ जानने की बड़ी उत्सुकता थी। अब जो बचवा नहीं घूमने गया था उस सबसे क्या क्या देखा, सब बताओ क्या क्या देखा, है ना। तो लगा सब मतलब पूछने लगा, ठीक ना। सीमा ने पूछा, तुम सबने कल वहाँ क्या क्या देखा बता दो। चीनू ने बताया कि जैसे ही हम वहाँ पहुँचे हमने जंगल देखा। उसके अंदर जाने पर हमने एक बाघ और हिरन के झुंड को आमने सामने देखा। सीमा, जंगल क्या होता है बे? क्या वो हमारे आम के बगीचे जैसा होता है? तभी गुरुजी बोले, नहीं, जंगल में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और अलग अलग तरह के जीव जंतु होते हैं, खाली आम के बगीचा नहीं होता है। वहाँ अलग अलग क्या होते हैं, जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, साल, शीशम, जामुन, आम, महुआ, बरगद सब होते हैं। फिर छुई मुई ने बताया, छुई मुई, हम तो जंगल के पास ही रहते हैं, सुबह सुबह हम जंगल जाते हैं और वहाँ से जलावन और कभी कभी जामुन और शहद भी लाते हैं। छुई मुई बोली। राहुल बोला, लेकिन मेरे पिताजी ने बताया कि जंगल खत्म हो रहे हैं और उसमें रहने वाले जानवरों की संख्या भी तेजी से घट रही है और तो जंगल से कुछ भी लाना अपराध है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर सजा मिल जाएगी। आशा रिजर्व घोषित है। धरहरा की परंपरा। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप इस चैप्टर का यही है, धरहरा की परंपरा। क्या है परंपरा? सुनो कहानी धरहरा की परंपरा की। सुनो कहानी धरहरा की परंपरा की, जिसने देश और दुनिया की निगाह को अपनी ओर खींचता है। भागलपुर जिले के नवगछिया प्रखंड में बसे धरहरा कहाँ बसा हुआ है? तो भागलपुर जिला का एगो नवगछिया प्रखंड है, उसी में बसा है छोटा सा एक गांव ने पर्यावरण के प्रति बहुत ही संवेदनशील एवं बालिकाओं की सामाजिक महत्ता स्थापित करने में अद्भुत मिसाल कायम की है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि धरहरा कहाँ है, तो धरहरा जो है ना आपका भागलपुर जिले के नवगछिया, ओके, भागलपुर जिले के नवगछिया प्रखंड में है, ठीक ना। एक ऐसा समाज जो बेटे के जन्म को प्राथमिकता देता है तथा बेटियों के जन्म पर अफसोस करता है। वो तेरी के, ये तक गजब बात है। बेटे के जन्म पे क्या करता है? खुशियां मनाता है सब, और बेटी के जन्म पर क्या करता है? सब मायूस हो जाता है। ओहो, ये भी बुराइयां भी है नवगछिया में। ये तो गलत है, पूरा का पूरा गलत है। वैसे समाज में धरहरा के लोगों ने बेटियों के महत्व को समझते हुए एक नई परंपरा की शुरुआत की। वो दादा परदादा वाला जो चलता आ रहा था ना लोग, उसको क्या किया? उसको बदलने की कोशिश किया कि नहीं रे, ऐसा नहीं होगा कि बेटे के जन्म पे उत्सव होगा और बेटियों के जन्म पे नाखुशी, दुख, ये कहाँ की परंपरा है बे? उन्होंने बेटियों के जन्म को पर्यावरण संरक्षण का अवसर मान इसे एक उत्सव का रूप दिया। कहा कि नहीं, बेटी बोझ नहीं है बे, बेटी को बोझ बना के रखा है सब। ऐसा करो, जब भी बेटियां जन्म लेगी ना तब पर्यावरण संरक्षण का अवसर इसे दिया जाएगा, मतलब कि एक पेड़ लगाया जाएगा। धरहरा गांव में जब भी किसी के घर बेटी जन्म लेती है तो वे न केवल खुशी से भर उठते हैं बल्कि इस शुभ अवसर पर किसी विशेष स्थान पर कम से कम 10 पौधे लगाते हैं। अब 10 पौधे लगाएंगे
तो जब बेटी सियानी होगी ना तो 10 पौधा भी सियाना हो जाएगा, है ना। ये जितना ये 18 वर्ष में जितना होगी वो 18 वर्ष में कहाँ से कहाँ चला जाएगा। अब बुझ लीजिए कि कितना गैलन ऑक्सीजन देगा, कितना छांव देगा, कितना मतलब कि फल फूल देगा, कितने लकड़ियाँ देगी। अपनी बेटी और लगाए हुए वृक्ष को वे बड़े स्नेह और प्यार से सहेजते हैं। इससे बेटी और वृक्ष दोनों का एक साथ विकास होता है। जिस तरह से बेटियां सामाजिक बदलाव का माध्यम बनती है, स्वस्थ समाज की रचना में सहायक होती है, उसी तरह से वृक्ष विलुप्त होते जंगल को बचाने और बढ़ाने में सहायक होते हैं, है ना। अगर बेटा पढ़ा हुआ है तो अलग बात है, लेकिन बेटियां पढ़ी हुई है ना, तो एक बेटा हो या बेटी हो उसके लिए पहला पाठशाला माँ का गोद होता है। अगर माँ पढ़ी लिखी है ना तो बचवा भी समझदार होगा, और माँ अनपढ़ गंवार है तो समझ लीजिए कि बेटवा भी बकलौले हो जाएगा। और रेयर केस में सभी को नहीं बोल रहे हैं लेकिन अधिकांश का, क्योंकि लालन पालन ही सही ढंग से नहीं होगा उसका। अनपढ़ गंवार रहेगी, किसी चीज में चोट लग जाएगा तो उसको कहेंगे कि मारेंगे, उसी चीज को कहेंगे अच्छा बुआ के हमरा यही मार दिया है, अच्छा तो ओ हे हंसने लगेगा लड़का, अच्छा हमारी माई जो थी ना वो में हमको ये मारा है हमको, तो मेरी माई मारी है। अब जब भी उसको कोई मारेगा तो दांत ही काट लेगा, झोंटे उखाड़ लेगा। तो ये कौन सिखाएगी? जो पढ़ी लिखी माँ नहीं रहेगी वो सिखाएगी, और जो पढ़ी लिखी रहेगी कहेगा बेटा वो अच्छा आदमी नहीं, छोड़ो उससे नहीं लगना है, जाने दो। तो चलो अच्छा वो अच्छा आदमी नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी कोई मारेगा तो कहे वो अच्छा आदमी नहीं है, छोड़ो, उसके बातों को नहीं धरेगी, ठीक है ना, धरेगा। जंगल को बचाने और बढ़ाने में सहायक होते हैं। इस प्रकार बेटियां और वृक्ष दोनों समाज और परिवार में समृद्धि का वाहक बनते हैं। ओके। धरहरा की इस परंपरा से प्रभावित होकर लोग आज बेटी और वृक्ष दोनों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील हुए हैं। इतना ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री भी इस परंपरा से प्रभावित हो उसे प्रोत्साहन देने धरहरा गए थे। सचमुच धरहरा ने जो परंपरा शुरू की है उसे हम सभी अपनाएं तो हमारा पर्यावरण और समाज दोनों क्या हो जाएगा, सशक्त होंगे, मजबूत होंगे, साफ सुथरा हो जाएंगे। आइए हम सब संकल्प ले कि हम भी और वृक्ष लगाएंगे और अपने गांव को धरहरा जैसा बनाएंगे। धरहरा जो था एकदम धर पहले होगा बाद में हरा हो गया, ठीक ना। तो ये था आपका इस वीडियो में 3 चैप्टर से खत्म। उसके बाद अब जो बचा 1-2 वीडियो और लाएंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक वाइक कीजिए। ओके।